नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त शिखा। हमारे आज के इस सेशन में हम 5 अगस्त से 11 अगस्त तक के रोजगार और निर्माण समाचार पत्र को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहली खबर है हमारी ज्ञान समृद्ध पुस्तकालयों में शामिल भोपाल की सेंट्रल लाइब्रेरी का होगा आधुनिकीकरण। भोपाल में जो सेंट्रल लाइब्रेरी है उसका आधुनिकीकरण होगा। नई किताबें आएंगी यहाँ पर। यहाँ लगभग 60,000 पुस्तकों का भंडार है। भोपाल में स्कूल शिक्षा विभाग के 3 पुस्तकालय संचालित हो रहे हैं। इनसे नागरिकों, विशेष रूप से युवाओं को समाचार पत्रों के साथ विभिन्न अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। इन पुस्तकालयों के जीर्ण उद्धार के लिए विभाग द्वारा विशेष प्रयास किए गए हैं। शासकीय मौलाना आजाद सेंट्रल लाइब्रेरी के जीर्णोद्धार के लिए कलेक्टर भोपाल द्वारा 6 करोड़ 50 लाख रुपए का बजट उपलब्ध कराया गया है, जिससे इसका आधुनिकीकरण होगा, नई किताबें आएंगी। नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव। डॉक्टर मोहन यादव, नई दिल्ली से खबर है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित नीति आयोग की शासी परिषद की 9वीं बैठक में शामिल हुए। नीति आयोग की अलग अलग परिषद होती है, जैसा कि एमपीपीएससी के सिलेबस में आयोग थे, उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो इसका जो शासी परिषद है उसकी 9वीं बैठक हुई है, जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव जी शामिल हुए। इसकी थीम याद रखना है दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव में आता है। इसकी थीम थी विकसित भारत @ 2047, जिसे वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य पाने में राज्यों की भूमिका पर चर्चा की गई। प्रदेश में स्थापित उद्योगों में बहनों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार दिया जाएगा, ये मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं, लाडली बहनें हैं, मुख्यमंत्री जी हैं। सिंगरौली के चितरंगी में लाडली बहनों के आभार सह उपहार कार्यक्रम में शामिल हुए उप मुख्यमंत्री। दोस्तों, जो 1250 रुपए दिए जाते हैं लाडली बहनों को, तो रक्षाबंधन के अवसर पर 250 रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे, ये घोषणा की गई। निशुल्क गैस कनेक्शन की व्यवस्था की गई। विकास के पथ पर सबसे अग्रणी रहेगा सिंगरौली। हितग्राहियों को किया गया लाभान्वित। 7 लाख से अधिक परिवारों को मिल रहा है राशन। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि प्रदेश में मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना संचालित हो रही है। इसके तहत 20 अनुसूचित जनजाति बहुल जिलों में 89 विकास खंडों के 6,575 शासकीय उचित मूल्य दुकान विहीन ग्रामों में 7,13,000 परिवारों को वाहन द्वारा राशन का वितरण किया जा रहा है। हिंदी में विज्ञान संप्रेषण का प्रोत्साहन आवश्यक है। भोपाल से खबर है दोस्तों। मातृभाषा में विज्ञान को समझना सरल है, इस दिशा में कार्य करते हुए मध्य प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में आरंभ की गई है। मेडिकल की पढ़ाई जो पहले इंग्लिश में होती थी, अब हिंदी में भी होगी दोस्तों। नवाचार को भी सम्मानित किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विज्ञान से संबंधित तकनीकों के मुख्य शब्दों के हिंदी में अनुवाद से विज्ञान का जन सामान्य में संप्रेषण बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने नगरीय विकास एवं आवास विभाग को बधाई दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि और दीनदयाल अंत्योदय योजना के क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत होने पर नगरीय विकास एवं आवास विभाग को बधाई दी। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, मध्य प्रदेश अन्य राज्यों को भी उपलब्ध कराएगा टाइगर, ऐसा मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। चित्र में हम देख पा रहे हैं।
यह हमारा सौभाग्य है कि देश में सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। भोपाल देश की एकमात्र ऐसी राजधानी है जिसकी नगर निगम सीमा के आसपास बाघ निर्बाध रूप से विचरण करते हैं। गर्व का विषय है कि प्रदेश में चीता परियोजना भी गतिशील है, जबकि संपूर्ण एशिया में कहीं चीता नहीं पाया जाता है। गांधी सागर क्षेत्र में बसाए जाएंगे चीते। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में चीता प्रोजेक्ट भी गतिशील है और गांधी सागर क्षेत्र में भी चीतों को बसाने के लिए गतिविधियां जारी है। इसके साथ ही 3 पुस्तकों का विमोचन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर वन विभाग की 3 पुस्तकें क्रमशः वॉलेंट्री विलेज रिलोकेशन, द सतपुड़ा मॉडल, पेच टाइगर बिहेवियर एक्टिविटीज किट 3 और कान्हा की कहानियों का विमोचन किया गया। अगले पेज पे आ जाते हैं दोस्तों। इसमें हमको पिछले हफ्ते की दिनांकवार खबरें दे रखी है। 27 जुलाई एनटीए ने जारी किया नीट यूजी का संशोधित परिणाम। कैम्ब्रिज डिक्शनरी का नया संस्करण जारी किया गया है, इसमें 3200 से अधिक नए शब्दों और वाक्यांशों को जोड़ा गया है। इनमें द, इक, बूप और सेप्स के जैसे नए शब्द शामिल किए गए। दोस्तों ये शब्द इंटरनेट पे यूज में आ रहे हैं, अब इनको डिक्शनरी में भी जोड़ लिया गया है। इनका अर्थ देख ले दोस्तों, तो बूप का मतलब होता है किसी की नाक या सिर को नर्म एहसास के साथ छूना। सेप्स किसका अर्थ है आपको वह पसंद है। और द इक का अर्थ होता है अचानक यह एहसास होना कि आप किसी व्यक्ति या चीज को नापसंद करते हैं या किसी के द्वारा किए गए किसी काम के कारण आप अब उसके प्रति आकर्षित नहीं है। 28 जुलाई की बात कर लें तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति के लिए जरूरी है संचार लाइनों की सुरक्षा। दक्षिण चीन सागर से होकर गुजर रही संचार लाइनों की सुरक्षा हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए आवश्यक है। इस समय ये चिंताजनक स्थिति में है, इनकी सुरक्षा की जानी चाहिए। इजरायली सेना के गाजा में एक स्कूल पर किए गए हवाई हमले में लगभग 30 लोग मारे गए हैं। मृतकों में लगभग 7 बच्चे और 7 महिलाएं शामिल है। इजरायल की सेना ने कहा कि यह हमला हमास के कमांड और कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाकर किया गया था। 29 जुलाई CUET यूजी का रिजल्ट जारी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा स्नातक के परिणाम की घोषणा कर दी है। अगली खबर देख ले दोस्तों, रूसी सेना में काम कर रहे 10 भारतीय नागरिक जल्द ही भारत लौटेंगे। यह जानकारी केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री श्री कीर्तिवर्धन सिंह ने दी है। श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रूस यात्रा के दौरान रूसी राष्ट्रपति पुतिन के समक्ष भारतीय नागरिकों की जल्द रिहाई का मुद्दा उठाया था। संयुक्त राष्ट्र ने शारीरिक शिक्षा पर पहली बार वैश्विक स्थिति रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के अधिकांश स्कूली बच्चों के पास अभी भी न्यूनतम जरूरी शारीरिक शिक्षा की पहुंच नहीं है। 30 जुलाई नीट यूजी की काउंसलिंग 14 अगस्त से शुरू होगी। केंद्र सरकार इस साल रीजनल एयर कनेक्टिविटी योजना उड़ान के तहत 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 12 नए एयरपोर्ट शुरू करने की तैयारी कर रही है। इनमें रीवा, दतिया, अंबिकापुर, अंबाला हरियाणा, मुरादाबाद, सहारनपुर, अमरावती, सोलापुर, दमन, वेल्लोर, नेवेली और शिवपुर के एयरपोर्ट शामिल हैं। इससे देश में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। उल्लेखनीय है कि उड़ान योजना के तहत अब कुल 85 एयरपोर्ट जुड़े हैं, जिसमें 13 हेलीपोर्ट और 2 वायर एयरोड्रम्स भी शामिल है। 31 जुलाई अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम का नया चरण शुरू हो गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम के एक नए चरण की शुरुआत कर दी है। इस स्कीम के तहत टेक्निकल छात्रों की तरह नॉन टेक्निकल छात्र भी
न्यूनतम धन राशि के साथ अप्रेंटिसशिप कर सकेंगे। इसके बाद उन्हें आसानी से रोजगार के अवसर मिल सकेंगे। बांग्लादेश सरकार ने कट्टरपंथी जमात ए इस्लामी पार्टी पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। सरकार ने यह कदम सरकारी नौकरियों में कोटे को लेकर हुए छात्रों के हिंसक आंदोलन के बाद उठाया है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वाले विलफुल डिफॉल्टर और बड़े चूककर्ताओं से जुड़ा अहम निर्देश जारी किया। नए दिशा निर्देशों के अनुसार आरबीआई की ओर से बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को 25 लाख रुपए या उससे अधिक की राशि वाले सभी गैर निष्पादित परिसंपत्ति खातों में विलफुल डिफॉल्टर के पहलू की जांच करने के लिए कहा गया। 1 अगस्त केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बढ़ाए महानिदेशकों के वित्तीय अधिकार। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अर्धसैनिक बलों और अन्य खुफिया एजेंसियों के महानिदेशकों के वित्तीय अधिकारों में बढ़ोतरी की है। साथ ही उन्हें अभियानों के लिए काम कर रहे खबरियों के भत्ते बढ़ाने के लिए कहा है। केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत बुलेट ट्रेन बनाने की स्वदेशी तकनीक पर काम कर रहा है। देश की पहली बुलेट ट्रेन दोस्तों अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलाई जाएगी। इस पर जापान की मदद से काम चल रहा है। भारत बुलेट ट्रेन को पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से बनाने और आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में काम कर रहा है। इस परियोजना की विशेषता बताते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि समुद्र के करीब 30 मीटर नीचे 21 किलोमीटर लंबी एक सुरंग बन रही है। 2 अगस्त सीबीएसई ने सीटेट परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए। जापान ने 2 दशकों में पहली बार ब्याज दरें बढ़ाई है। जापान की केंद्रीय बैंक ने ब्याज दर को बढ़ाकर 0.25% कर दिया है। इससे पहले ब्याज दर 0.10% थी। अगला ये पेज ही दोस्तों संपादकीय, इसको पढ़ लेंगे आप। युवाओं के रोजगार की उपलब्धता में कौशल विकास का महत्व, और जो अभी बारिश की वजह से डेंगू का संक्रमण चल रहा है उसके बारे में दोस्तों। मच्छर के काटने से फैलता है ये और जानलेवा है, क्योंकि प्लेटलेट्स खत्म कर देता है, तो सावधानी बरतने की जरूरत है दोस्तों। अगले पेज पे आ जाए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेगा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ। ये योजना जो चल रही है उसके अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी ले लिया गया है। 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा आंगनवाड़ी सहायिका को राशि 436 रुपए प्रति हितग्राही वार्षिक प्रीमियम के भुगतान से किसी कारण से मृत्यु की दिशा में 2 लाख रुपए का जीवन जोखिम कवर किया जाएगा। कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण कर सुरक्षा के इंतजाम सुनिश्चित करें। बारिश की वजह से, क्योंकि कोचिंग में काफी सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, तो किसी प्रकार से जनहानि ना हो। माँ तुझे प्रणाम योजना के तहत 81 सदस्यीय दल जैसलमेर को रवाना हुए। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय को मिला नेक ए ग्रेड। विद्यावन में दिखेगा भारत का कौशल और ज्ञान। उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री श्री इंदर सिंह परमार ने भोपाल स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के टैगोर हॉस्टल परिसर में विद्यावन में सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। विद्यावन में त्रिवेणी में नीम, पीपल, बरगद एवं पंचवटी में बिल्वपत्र, आंवला, बरगद, पीपल और सीता अशोक सहित विभिन्न औषधीय पौधों का रोपण किया गया है। सलीमनाबाद टनल का निर्माण कार्य समय सीमा में पूर्ण किया जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सलीमनाबाद टनल निर्माण कार्य की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि सलीमनाबाद टनल का निर्माण कार्य समय सीमा में पूर्ण किया जाए।
स्कूल शिक्षा में गुणवत्ता और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की महत्वाकांक्षी योजना। मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार और शिक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए पीएम श्री योजना सितंबर 2022 से शुरू की गई। मध्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादन वृद्धि के लिए प्रयास किया जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। सांची दुग्ध संघ की गतिविधियों की समीक्षा करते हुए कहा गया। ये अगले पेज पे आ जाएं दोस्तों। केदारनाथ में फंसे प्रदेश के 51 लोगों को एयरलिफ्ट कर सुरक्षित निकाल लिया गया है। मध्य प्रदेश के 61 यात्री केदारनाथ गए हुए थे और वहां ये फंस गए। शिवपुरी के बदरवास क्षेत्र के थे ये 61 लोग, तो इनमें से 51 यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है दोस्तों, और शेष 10 यात्री केदारनाथ में ही सुरक्षित हैं। चित्रकूट में भारतीय संस्कृति और मानवीय सभ्यता का है अनूठा मेल। जियो पार्क की स्थापना की गई है चित्रकूट में। संस्कृत संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध है संस्कृत की प्राचीन पुस्तकें। दोस्तों, संस्कृत हमारे देश की प्राचीनतम भाषा है, प्राचीनतम। और अब इसकी पुस्तकें अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो www.mpssbhopal.org पर पढ़ सकते हैं। मध्य प्रदेश में स्कूल बैग नीति का सख्ती से हो पालन। नरसिंहपुर से खबर है। बंजर जमीन को हरा भरा बनाकर आगामी पीढ़ी को दी जाएगी सौगात। जो जमीन बंजर होती जा रही है उसको हरा भरा किया जाए तो आगामी पीढ़ी के लिए वो एक सौगात की तरह होगा। जीरो हंगर प्रदेश के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास वर्ष 2030 तक, जिसमें भूख न रहे, जीरो हंगर हो, सभी पोषित हो, ऐसा लक्ष्य है। अगले पेज पे आ जाते हैं दोस्तों। इसमें अंतरराष्ट्रीय खबरें हैं। अनिल कुमार प्रभाकरण को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के महासचिव बनाया गया। कैप्टन सुप्रीता सिटी दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में हुए तैनात। मनोलो मार्केज भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच बनाए गए। दीपा मलिक एशियन पैरालंपिक कमेटी में दक्षिण एशिया की प्रतिनिधि बनाई गई। विनय मोहन क्वात्रा अमेरिका में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए। सुदर्शन पटनायक इंटरनेशनल चैंपियनशिप में इनके द्वारा गोल्डन सैंड मास्टर पुरस्कार जीता गया। रणधीर सिंह एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष बने। नासा ने लागत बढ़ने से चंद्र मिशन को रद्द कर दिया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर आर्टेमिस रोवर उतारने के मिशन को रद्द कर दिया है क्योंकि इसकी लागत बढ़ गई थी। नासा ने कहा कि इस मिशन के विकास पर अब तक $450 मिलियन खर्च किया जा चुका है और इससे ज्यादा लागत बढ़ने से इसको रद्द कर दिया गया। आईओसी ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होंगे अभिनव बिंद्रा। चंद्रयान 3 को इटली में मिलेगा विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार। कोलंबिया ने बुल फाइटिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस की निदेशक किम्बरले चिटल ने इस्तीफा दे दिया है। संजय कपूर फिडे भारत क्षेत्र के अध्यक्ष बने हैं। इब्राहिम इस्कंदर मलेशिया के 17वें राजा बने। कुछ लोगों की स्मृति शेष रह गई है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किसान कमला पुजारी का निधन हो गया है। दोस्तों, चित्र में हम देख रहे हैं ये जैविक खेती की समर्थक थी जिसके लिए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। पूर्व विश्व स्नूकर चैंपियन रे रियर्डन का निधन हो गया, ब्रिटेन के थे। इसके बाद हम अगले पेज पर आ जाते हैं। जैसा कि एक सीरीज चल रही है जिसमें हर हफ्ते एक नया जिले के बारे में पढ़ते हैं, तो इस सेशन में हम शाजापुर के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों।
ये उज्जैन संभाग में है, शाजापुर जिला। ये चित्र में देख रहे हैं आप, ये यहाँ पर स्थित है, मध्य में, बीच में, किसी दूसरे राज्य की बाउंड्री से नहीं लगता है। उज्जैन संभाग में है, 1981 की जनगणना के दौरान अस्तित्व में आया था। पहले इसका नाम शाहजहांपुर था और बाद में शॉर्ट फॉर्म में इसे शाजापुर कहा जाने लगा। अब हम इसके कुछ प्रसिद्ध क्षेत्रों की बात कर लें तो शाजापुर फॉरेस्ट अपलैंड है। ये चित्र में हम देख पा रहे हैं, ये शाजापुर फॉरेस्ट अपलैंड। इसके बाद राजराजेश्वरी माता का मंदिर है। दशहरा यहाँ पर धूमधाम से मनाया जाता है। पार्श्वनाथ मंदिर है, जो कि भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। मुख्य मंदिर में पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति है। यह जैन तीर्थ स्थल करीब 2000 साल पुराना है और इस मंदिर में ऐसा कहा जाता है कि चोरी लगभग असंभव है। इसके इतिहास की बात कर ले दोस्तों, तो अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है इसकी अलग। यह क्षेत्र 10वीं तथा 12वीं शताब्दी के परमार काल से लेकर मुगल काल और फिर मराठा साम्राज्य तक विशेष रहा है। जिले का ऐतिहासिक और स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी में अमिट इतिहास है। यहाँ की धरोहरों में परमार कालीन अवशेष बिखरे हुए हैं। पूर्व में खाकरा, जो कि पलास के पेड़ों की अधिकता के कारण इसका खाकर खेड़ी नाम था, जो कि बाद में शाजापुर हो गया। फसलों की बात कर ले दोस्तों, तो खरीफ की फसलें जो कि जून जुलाई में बोई जाती है। खरीफ की फसलों में सोयाबीन प्रमुख है। रबी की फसलों में गेहूं और चना। उद्यानिकी की फसलों में संतरा, आलू, प्याज तथा अन्य सब्जियां हैं। संस्कृति और विरासत की बात कर ले तो ये क्षेत्र समृद्ध है संस्कृति और विरासत में। यहाँ के प्रमुख स्थलों में राजराजेश्वरी माता का मंदिर, करेड़ी माता मंदिर, पांडु खो, नित्यानंद आश्रम, बापू की कुटिया, गिरवर हनुमान मंदिर, डांसी हनुमान मंदिर, मुरादपुरा हनुमान मंदिर, दरगाह ए यूसुफी, मक्सी पार्श्वनाथ मंदिर, मनकामेश्वर मंदिर, इकलेरा माता मंदिर, गोलाई का हनुमान मंदिर, बाबा रामदेव का मंदिर और 24 जिनालय आदिनाथ मंदिर आदि प्रमुख है। कंस वधोत्सव 150 से अधिक वर्षों से यहाँ मनाया जा रहा है। लोगों में सोमवारिया बाजार में आयोजित होने वाले कंस वधोत्सव को लेकर अत्यधिक उत्साह दिखाई देता है। यह धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व का एक नाटक है। लोग दशमी की रात को शाजापुर में कंस वधोत्सव मनाते हैं। यह उत्सव मथुरा के अलावा शाजापुर में मनाया जाता है। कहा जाता है कि कंस वधोत्सव का इतिहास गोवर्धन मंदिर से संबंधित है। पढ़ लेंगे दोस्तों इसको अच्छे से। अगले पेज पे आ जाते हैं। ये एक महत्वपूर्ण खबर है, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाने की संभावना अधिक है दोस्तों, क्योंकि करंट टू कोर पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव। तो आप सभी विश्व धरोहर स्थल पढ़ लेंगे भारत के। भारत का नया यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना है चराईदेव मोईदाम। चराईदेव मोईदाम ये 43वां विश्व धरोहर स्थल बना है। नई दिल्ली में 21 से 31 जुलाई 2024 तक आयोजित 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। इस बैठक में चराईदेव मोईदाम को सांस्कृतिक श्रेणी में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया। आध्यात्मिक मान्यताओं का प्रतीक है ये। चराईदेव को स्थानीय भाषाओं में चे राय दोई या चे ताम दोई के नाम से जाना जाता है। यह ताई अहोम राजवंश की गहरी आध्यात्मिक मान्यताओं का प्रतीक है। इस स्थल को पवित्र अनुष्ठानों के लिए समर्पित किया गया था। ये एक विरासत का प्रतीक है क्योंकि पटकाई पर्वतमाला की तलहटी में स्थित है ये।
पिछले 6 वर्षों से ये परंपरा चल रही है। ताई अहम लोगों की मान्यता के अनुसार उनके राजा दिव्य शक्तियों से संपन्न थे, जिसके परिणाम स्वरूप एक अनूठी अंत्येष्टि परंपरा का जन्म हुआ। इस परंपरा के तहत राजवंश के सदस्यों के नश्वर अवशेषों को सम्मानित करने के लिए मोईदाम या गुंबददार टीलों का निर्माण किया गया। यह परंपरा पिछले 600 वर्षों से अनवरत चल रही है। मोईदाम के प्रत्येक गुंबददार कक्ष में एक केंद्रीय उठाव होता है, जहां शाही शव को सम्मानपूर्वक रखा जाता है। इस पवित्र स्थल पर राजा के साथ उनके जीवन काल में उपयोग की जाने वाली अनमोल वस्तुओं को भी दफनाया जाता है। जैसा कि मम्मी में किया जाता था, उस प्रकार से उनकी अनमोल वस्तुओं को भी दफना दिया जाता है। 2 मंजिला होता है मोईदाम। मोईदाम की संरचना में विशेष प्रकार के 2 मंजिला गुंबददार कक्ष होते हैं, जिन तक पहुंचने के लिए मेहराबदार मार्ग बनाए जाते हैं। दोस्तों, मैं इसका एक अलग से भी लेक्चर अपलोड कर दूंगी, जिसमें चित्र के साथ आपको पूरी इसकी डिटेल पढ़ाएंगे। अगले पेज पे आ जाते हैं। ये खेल का पेज है। फ्रांस करेगा शीतकालीन ओलंपिक 2030 की मेजबानी। स्वप्निल ने दिलाया भारत को तीसरा कांस्य पदक ओलंपिक खेलों में। भारत ने 3-0 से जीती T20 सीरीज श्रीलंका को हराकर। मनु ने 2 कांस्य पदक जीतकर नया इतिहास रच दिया है। भारत ने 12 वर्ष बाद निशानेबाजी में ओलंपिक जीता है। एशिया कप 2025 की मेजबानी भारत करेगा। 2025 में चीन ने जीता ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक। ओलंपिक से बाहर हुए अमित और जैस्मिन ओलंपिक खेलों में पदक के दावेदार। भारत के अनुभवी मुक्केबाज और पूर्व विश्व चैंपियन अमित पंघाल निराशाजनक प्रदर्शन के बाद ओलंपिक से बाहर हो गए। मुक्केबाज ओगुन से मिलोर डोपिंग में निलंबित कर दिए गए। नाइजीरिया की 22 वर्षीय महिला मुक्केबाज सिंथिया ओगुन सेमिलोर डोपिंग की दोषी पाए जाने के बाद ओलंपिक से बाहर कर दी गई। भारतीय टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना ने संन्यास ले लिया है। श्रीलंका ने पहली बार महिला एशिया कप का खिताब जीता है। भारत ने 7 बार और बांग्लादेश ने 1 बार यह खिताब जीता है। अगले पेज पे आ जाते हैं दोस्तों, लास्ट पेज पे। केंद्रीय जल आयोग ने पुरस्कार जीता है वाटर डिपार्टमेंट ऑफ द ईयर का। नई दिल्ली में ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट फाउंडेशन GEEF द्वारा प्रतिष्ठित ग्लोबल वाटर टेक समिट 2024 में वाटर डिपार्टमेंट ऑफ द ईयर श्रेणी के तहत GEEF ग्लोबल वाटर टेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। केंद्र और राज्यों के सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत @2047 का सपना साकार होगा, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। जैसा कि पहले पेज पे पढ़ा था हमने, नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में ये कहा गया कि सामूहिक प्रयास करने होंगे, केंद्र को भी और राज्य को भी, तब ये सपना साकार होगा। हमास प्रमुख इस्माइल हनिया की मौत, इजराइल पर लगे हत्या के आरोप। ब्रिक्स सदस्यों के बीच भारत ने MSME से जुड़ी बुनियादी सूचनाओं की जानकारी साझा की है और कागज रहित व्यापार पर जोर दिया है। पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल पर अपने विचार दे सकते हैं। दोस्तों, ये एक पोर्टल है जिसपे अगर आप पर्यावरण के क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति कार्य कर रहा है तो अपने विचार अपलोड कर सकता है। देश के वरिष्ठ कलाकारों की वित्तीय सहायता कर रही है केंद्रीय सरकार। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में
जानकारी दी कि संस्कृति मंत्रालय द्वारा वरिष्ठ कलाकारों के लिए वित्तीय सहायता नाम से एक योजना का संचालन किया जा रहा है, जिसके तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ कलाकारों को 6,000 रुपये प्रति माह तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यहाँ ये खत्म हो गया दोस्तों। लेक्चर को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसी प्रकार से आप लेक्चर देखते रहिए। वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।